हेलो फ्रेंड्स, कल हमने व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन किया था कि व्यवस्थापिका के क्या कार्य होते हैं। व्यवस्थापिका किस प्रकार से अपने कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है। इसी प्रकार से हमने व्यवस्थापिका की शक्तियों के बारे में भी अध्ययन किया था कि उसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं। आज हम व्यवस्थापिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका से तात्पर्य है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक ही सदन होता है और एक ही जो प्रकार की सदनात्मक शासन व्यवस्था है वह कहना चाहिए कि बहुत सारे देशों में, जैसे यूनान में है, बल्गारिया में है, जहाँ पर कि सिर्फ व्यवस्थापिका में एक ही सदन है। दूसरी होती है द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इन सभी देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की बात करें तो ऐसे देश जहाँ पर कि वो बहुत विशाल आकार के हों या बहुत बड़े देश हों, तो वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से ही कार्य चलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ज़्यादा लाभकारी है। तो हम इन दोनों के गुण दोषों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है वहाँ पर दो सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। बहुत से देशों में, जैसे भारत है, ब्रिटेन है, निम्न सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इसमें भेजती है। और उच्च सदन अधिकतर राज्यों में या अधिकतर देशों में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमारे देश की जो संसद है उसके उच्च सदन का नाम ही राज्यसभा है, अर्थात जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करें। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उपयोगी है या नहीं है, इसके पक्ष और विपक्ष में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके सबसे पहले हम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में तर्क देते हैं। इसका पहला है विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए। दूसरा सदन पहले सदन की जल्दबाजी और कुविचारपूर्ण कानूनों पर रोक लगाने का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन है, क्योंकि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं और मोस्टली अव्यवहारिक होते हैं, और ना ही उनको इतनी ज़्यादा क्या होता है कि इसकी शासन प्रणाली के बारे में ज्ञान होता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जबकि अधिकतर देशों में जो उच्च सदन होता है, दूसरा सदन होता है, वो एक तरीके से स्थायी होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो राज्यसभा है वह उसके 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं या अपना पद छोड़ते रहते हैं और उनकी जगह नए प्रतिनिधि आते रहते हैं। जैसा कि ब्लंटली ने कहा है कि 2 आँखों की अपेक्षा 4 आँखें सदा अच्छा देखती हैं, क्योंकि विशेषतः जब किसी प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। दूसरी इसके पक्ष में तर्क है एक सदन की निरंकुशता पर रोक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है और अधिक शक्ति अधिक भ्रष्ट करती है, और बिना किसी प्रतिबंध के दी हुई शक्ति मनुष्य को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट और स्वेच्छाचारी न हो पाए, इसके लिए 2 सदन होना आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर गार्डनर ने कहा है कि इस प्रकार द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार से सुरक्षा भी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेकेंड चैम्बर इज दस अ गारंटी ऑफ लिबर्टी एज वेल एज टू सम एक्सटेंट सेफगार्ड अगेंस्ट टायरनी। तो इसी प्रकार से विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ विशेष प्रकार के सदस्य
जो कि राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी योग्यता से देश को लाभ प्राप्त हो सके और वो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो ऐसे विशिष्ट वर्गों के लोगों को हम क्या करते हैं, जो दूसरे सदन है उसमें जैसे कि विशेष वर्ग, अल्पसंख्यक, विद्या, ज्ञान, अनुभव, विज्ञान आदि की दृष्टि से जो योग्य व्यक्ति होता है उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति उनकी विशेष योग्यता के कारण, चाहे वो सिनेमा में हो, विज्ञान में हो, कला में हो, साहित्य में हो, द्वितीय सदन में मनोनीत करता है। इसी प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य होती है। क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर केंद्र की मनमानी को रोकने के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आवश्यक है। क्यों ऐसे आवश्यक है? क्योंकि जहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के प्रथम सदन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वहीं द्वितीय सदन में इकाइयों की समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर जो 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य को, चाहे वो बहुत छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो, वहाँ पर समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। हर राज्य से 2 प्रतिनिधियों को उच्च सदन में भेजा जाता है। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत में यह जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। जैसे कि नागालैंड, सिक्किम, यहाँ से बहुत छोटे राज्य होने के कारण सिर्फ एक ही प्रतिनिधि है, लेकिन यूपी, राजस्थान, एमपी, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि जाते हैं। अगर हम अपने राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ से 10 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है कार्यभार में कमी हो जाती है या कार्य विभाजन का लाभ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस समय, आधुनिक समय में व्यवस्थापिका के कार्य बहुत बढ़ गए हैं और व्यवस्थापिका के दोनों सदन इस बढ़े हुए कार्यों को विभाजन कर लिया जाता है और उसके आधार पर कार्य करते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यवस्थापिका की कार्य क्षमता बढ़ती है और जिन विधेयकों पर मतभेद नहीं होता है पहले द्वितीय सदन में पेश किए जा सकते हैं। प्रथम सदन अपना अधिक ध्यान उन समस्याओं पर केंद्रित कर सकता है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। इसी प्रकार से प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व, अभी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर प्रतिभाओं को जो विशेष वर्ग के होते हैं वो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसी प्रकार से अपेक्षाकृत यहाँ पर शांत वातावरण होता है। क्यों होता है कि शांत वातावरण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से चले सकते हैं। इसी प्रकार से यह स्वतंत्रता की रक्षा का साधन भी है, क्योंकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। ये नीतियों में संतुलन स्थापित करती है और अल्पसंख्यकों की रक्षा करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यवस्थापिका के पक्ष में ये तर्क है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की क्या कमियां हैं। इसकी सबसे पहली कमी है कि दूसरा सदन अनावश्यक है। क्यों है? क्योंकि यदि वह विरोध करता है तो क्या होता है कि अंत में जीत निम्न सदन की होती है, और यदि वो स्वीकृत कर लेता है तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कानून निम्न सदन द्वारा आवेश और जल्दबाजी में ही निर्मित हो। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरा सदन है वह क्या है? रूढ़िवादिता का गढ़ है। क्यों है? क्योंकि उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन या उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद प्राप्त किया जाता है। जैसे कि ब्रिटेन है, वहाँ पर उत्तराधिकार के आधार पर ही मोस्टली लॉर्ड्स जो हैं वो अपना पद प्राप्त करते हैं। इसलिए रूढ़िवादिता का गढ़ हो जाता है और जो प्रगतिशील सुधार कानून होते हैं उनके मार्ग में बाधा डालता है। इसी प्रकार से यहाँ पर गतिरोध की दोनों सदनों में आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि 2 सदन रखना ठीक ऐसा ही है जैसे एक गाड़ी के दोनों तरफ घोड़े जोत दी जाए और वे विरोधी दिशा में जाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार से यह अधिक
अपव्ययी शासन व्यवस्था या अधिक खर्चीली है, क्योंकि द्विसदनात्मक प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विधेयक पर दो बार विचार होता है, जिसका अर्थ है कि समय की क्षति भी होती है और साथ ही साथ यहाँ के राजकोष पर भी अनावश्यक रूप से बोझ होता है। जब एक सदन द्वारा ही व्यवस्थापन का कार्य संपन्न हो सकता है, तो दूसरे सदन का अस्तित्व निश्चित रूप से क्या है, धन का अपव्यय है। इसी प्रकार से संघात्मक शासन के लिए जरूरी नहीं कि ये आवश्यक ही हो। क्यों है? क्योंकि संघ राज्य के लिए भी दूसरे सदन का अस्तित्व न तो उपयोगी है और न ही आवश्यक है। क्योंकि व्यवहार में हम क्या देखते हैं कि दूसरे सदन के सदस्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के बजाय उन राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी सहायता से वे क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इसलिए ये गलत है कि संघ की रक्षा के लिए दूसरा सदन कोई प्रभावशाली गारंटी है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि विवेकपूर्ण पुनर्विचार का जो तर्क है वो भी गलत है, क्योंकि विवेकपूर्ण जरूरी नहीं है कि विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए हम दूसरे सदन की स्थापना करें, निम्न सदन में भी यह हो सकता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इतनी आलोचनाएं होने के बाद भी वर्तमान समय में जहाँ पर प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आवश्यक होती है, क्योंकि ये जरूरी है कि द्वितीय सदन पूर्ण जागरूकता के साथ प्रथम सदन द्वारा पारित किए गए विधेयकों पर पुनर्विचार करे और लोकप्रिय सदन की जल्दबाजी और मनमाने पर उपयोगी एवं आवश्यक प्रतिबंध लगा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के क्या पक्ष में तर्क है और क्या विपक्ष में है। फ्रेंड्स, कल हम व्यवस्थापिका के पतन या ह्रास के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।